हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग। ये वीडियो होने वाली है सीयूईटी के बारे में। तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं सीयूईटी को लेकर, और मैंने कई सारी वीडियो सीयूईटी के बारे में ऑलरेडी अपलोड कर दी है, बट फिर भी बच्चों को डाउट हो रखा है। तो मैं सोच रही हूँ कि हर एक टॉपिक को मैं इतने डिटेल वे में क्या बोलते कवर करूँ अपनी वीडियोज़ में कि बच्चों को जो भी छोटे मोटे भी डाउट हो रखे हैं वो क्लियर हो जाए, कि वो कोई भी अपनी जो सीयूटी के प्रोसेस है उसमें गड़बड़ ना करे, जिससे कि उनका एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जैसे कि डीयू, जामिया, बीएचयू और जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ में होने से रह जाए। तो मैं किसी भी अपने जूनियर को नहीं चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस देखते हैं और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को एस्पायर करते हैं, जिसकी स्टूडेंट मैं हूँ, उसमें उनका एडमिशन होने से रह जाए। तो मैं आपको आज आ गई हूँ अपने चैनल पे सलाह देने के लिए। तो जो भी आपको डाउट होते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। इसके अलावा जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये वीडियो होने वाली है कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ सीयूईटी। तो जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा, मैं सीयूईटी का सारा सिलेबस बताने वाली हूँ कि सीयूईटी में सिलेबस क्या आता है। तो सबसे पहले ये वीडियो मैं ब्रीफ रखने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा डिटेल में बनाने की कोशिश नहीं करूँगी, क्योंकि मैं हर अपनी वीडियो जो है बड़ी खींच देती तो बच्चे बोर हो जाते होंगे देखते हुए। तो ये वीडियो में मैं सिर्फ ये बताऊँगी कि आपको इसका सिलेबस कैसा कैसा होगा, और उसमें मैं थोड़ा बहुत फिर आगे आपको प्रोसेस बताऊँगी कि आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, एडमिशन कैसे हो सकता है। तो इसमें सिलेबस सिर्फ वही आता है जो क्लास 12th में हमने पढ़ रखा है। जो आप होगे, जो 2024 में इस एग्ज़ाम को दोगे, वो इसका थर्ड बैच होंगे। जो मैं थी वो मैं सेकंड बैच थी, और ये लास्ट 2 ईयर से ही हो रखा है। तो जो हमारा पिछला बैच था, जो मेरे सीनियर थे, वो फर्स्ट बैच थे सीयूईटी के देने के लिए। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो मेरी वीडियोस देखिएगा, मुझसे डाउट पूछिएगा, और यूट्यूब से आप बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब बहुत हेल्प करता है सीयूईटी में। तो अगर आप इतने आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर पाए, तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगी कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं करा था, और मैं भी आज मिरांडा हाउस में एनआरआई वन कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठी हूँ। मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं करा था। तो क्यों नहीं करा था? सिर्फ और सिर्फ इसके सिलेबस की बदौलत, क्योंकि जो इसका सिलेबस होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का सिलेबस होता है। बहुत बच्चों को डाउट होता है कि इसका सिलेबस क्या एक्स्ट्रा होता है, कहाँ से देखे इसका सिलेबस क्या होता है। कहीं गूगल तो दिखाता नहीं है। ये गूगल क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि इसका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th का होता है। इसके अलावा आपको कुछ भी कवर नहीं करना है। हाँ, सिर्फ क्या कवर करना है, अगर आप जीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको उसमें जो जनरल एबिलिटीज़ होती हैं, रीजनिंग होती है और लॉजिकल रीजनिंग होती है, उसको पढ़ने की ज़रूरत होती है। जनरल और करंट अफेयर्स से जो है हमको वाकिफ़ रहना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप लैंग्वेज देते हो, देनी पड़ेगी वो तो ऑफ कोर्स। जीटी है हमारा कंपलसरी नहीं होता है, बट जो हमारा लैंग्वेज का पेपर होता है, जो हमारा सेक्शन 1 में होता है, वो हमारा कंपलसरी होता है। तो उस एग्ज़ाम को देने के लिए आप 1 या 2 लैंग्वेज एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसको देने के लिए हाँ, हमें बाहर से पढ़ना पड़ता है क्लास 12th के, क्योंकि जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो हमारे कोर मेन सब्जेक्ट 3 या 4 हम चूज़ करेंगे, वो हमारे क्लास 12 से बिलोंग करेंगे। इसके अलावा जो जीटी और जो हमारा लैंग्वेज होगा वो हमें बाहर से पढ़ना पड़ेगा। बट वो इतना भी टफ नहीं होता है कि आपको बहुत घबराने की ज़रूरत। तो आप कोई भी अपनी रीजनल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इंग्लिश करा था। और इनमें सिलेबस क्या होता है, तो देखो लिटरेचर नहीं आता है। जैसे कि जो हमने हिंदी या इंग्लिश में, जो हमारे पास क्लास 12th में थी, उसमें जो हमने लिटरेचर पढ़ा था, चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे हिंदी में हम आदिकाल, आधुनिक काल और मध्यकाल ये पढ़ते हैं, या फिर इंग्लिश में जो भी हमारे चैप्टर्स थे, हमारी 2 बुक थी, आपको पता होगा, तो वो नहीं आएगा, वो लिटरेचर नहीं आता है। हमारा सिर्फ लैंग्वेज आता है। जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है, जैसे इंग्लिश में ईडियम्स हो गए हैं, हिंदी में अलंकार हो जाते हैं, इंग्लिश में ईडियम्स हो गए हैं, वर्ब्स हो गए, टेंसेस हो गए हैं, और क्या बोलते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई। तो ऐसे वाला जो सिलेबस है, जो ग्रामेटिकल सिलेबस है ना, वो सिलेबस हमारा आता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारा कोई चैप्टर वैप्टर नहीं आता, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस सॉल्व करने की कोशिश करा करो। आपके अभी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, तो आप हर रोज़ सोने से पहले या सुबह उठने के बाद एक दो कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस सॉल्व करने की कोशिश करो, और अपने जो ये होते हैं इडियम्स होते हैं, इनको पढ़ने की हर रोज़ ऐसे चलते फिरते पढ़ लिया करो। थोड़ा बीच में से बोर हो गया अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बीच बीच में उठा के पढ़ लिया करो। एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे पढ़ते हैं, टेंसेस के जो रूल्स होते हैं वो पढ़ लिया करो।
तो ये आसानी से हमारे कवर हो सकते हैं। इसको जीटी का पेपर, हाँ, थोड़े करंट जो इवेंट्स हैं उससे हमको उसके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आजकल फ़िलहाल क्या चल रहा है। जोग्राफिकल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और सारे स्फेयर्स में हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए जीटी का एग्ज़ाम देने के लिए। एंड देन उसके बाद हम आते हैं अपने डोमेन स्पेसिफिक पे। तो जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन का मतलब होता है जो हमारे मेन सब्जेक्ट का पेपर होता है। जैसे कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हो तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जोग्राफी, साइकोलॉजी भी होती है कई स्कूल्स में, सोशोलॉजी, इनका पेपर अगर आप दे रहे हो, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से हो तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में कंसिडर होगा कि आपके मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट्स का आप पेपर दे रहे हो। अगर आप साइंस से हो तो अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो वो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे। कॉमर्स से हो तो अकाउंटेंसी, बिजनेस, ये आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे। तो इन्हीं को ही हम डोमेन सब्जेक्ट्स बोलते हैं। तो ये पार्ट हमारा ना ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है, क्योंकि जो हमने क्लास 12th में पढ़ा है सिर्फ हमें वही रिवाइज करना है। और रिवाइज भी क्या करना है, 1 महीने का गैप होता है, उसमें तो हमारे ना सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अभी तक बसी होती है, बस हमको एक क्विक रिवीजन लेना होता है। इसके पास पीसीएम है, पीसीबी है, कोई ह्यूमैनिटीज से है, कोई कॉमर्स से है, तो सिर्फ उसी को अपने स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को ही रिवाइज करना है, जो उसके पास क्लास 12th में थे उसके अलावा कुछ नहीं करना है। हाँ, जो रिलेटेड पोर्शन है हर एक सब्जेक्ट्स में, जैसे कि मैं अगर अपना बताऊँ तो पॉल साइंस से मैंने जो इंडियन पॉलिटिक्स है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें कई सारे चैप्टर्स जो थे वो रिलेटेड थे, तो उसको भी पढ़ना पड़ा था। और हिस्ट्री में भी जैसे 3 बुक होती है, उसमें जो मेरी 2 बुक थी उसमें से 2-2 चैप्टर दोनों बुक से डिलीटेड थे, तो उनको भी पढ़ना पड़ा था। मैंने एक चैप्टर को थोड़ा हल्के से ले लिया था, मैंने उसको छोड़ दिया था, बट उसमें से क्वेश्चन आए थे तो ज़रूर आते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेटेड पोर्शंस को भी कवर करना। तो आपने जो क्लास 12th में पढ़ा है वही आपको इसमें कवर करना है, कोई डरने की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पीसीएम या पीसीबी है सब्जेक्ट्स और आप आगे जाके अगर ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में चेंज होना चाह रहे हो या उसमें आप आगे कुछ कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो आप चाहते हो कि आप सीयूईटी भी उन सब्जेक्ट्स में दो, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में देना चाहो पीसीएम या पीसीबी के अलावा, तो ऐसा नहीं हो सकता, वो आप आगे जाके चेंज करोगे। तो मैं आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा नो बता रही हूँ, भाई आप नहीं दे सकते हो। आपको फिलहाल उन्हीं सब्जेक्ट्स में अपना सीयूईटी देना होगा, कंटिन्यू करना होगा सीयूईटी जो आपके पास क्लास 12th में दे, क्योंकि वो आपका क्लास 12th वाला ही लेवल चेक कर रहे हैं, वो अलग नहीं कर रहे हैं कुछ भी। उसके बाद मुझसे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप पर्सनल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि आपने कैसे कवर करा था अपना सीयूईटी के लिए सिलेबस। तो देखो, जो मैंने क्लास 12th में पढ़ा था सेम सिलेबस आने वाला था, तो मुझे पता था, मुझे क्लैरिटी थी इस चीज़ की, तो मैंने उसी को ना वहाँ ऐसे पढ़ा था कि मैं इसको सब्जेक्टिवली अपने, मतलब सब्जेक्टिवली कैसे कि मैं बोर्ड्स में इसको अच्छे से कर पाऊँ, तो उस तरीके से कवर करा था। और मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि जो बुक के पीछे जो हमारे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की बुक के पीछे ब्लू और ग्रीन बॉक्सेस दिए होते हैं, उनमें डेट्स दी होती है, वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि जो पीसीएम पीसीबी से होंगे उनके लिए न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम बोर्ड्स में कई बार छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है वहाँ थियोरेटिकल पेपर ज़्यादा आएगा, तो हमें लिखना वहाँ ज़्यादा होगा याद करके। और जो डेट्स हो जाती हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन हो जाते हैं कि इस इवेंट में ये डेट आएगी और ये अब हुआ था ये वाला इवेंट, ऐसे ऐसे वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम छोड़ देते हैं, बट नहीं, इसमें वो कवर करनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि इवेंट से हमको डेट कनेक्ट करनी होती है। और यही जो मैंने चैप्टर छोड़ दिया था उसी से यही क्वेश्चन आए थे, तो मैंने उन क्वेश्चंस को छोड़ दिया था, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और हमें 40 करने होते हैं। तो जो 10 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे ना, उनमें मैंने कई सारे डेट वाले छोड़ दिए थे, और मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि मैंने वो बॉक्सेस को ढंग से कवर क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं डेट वाले भी, भले ही वो 10 क्वेश्चन मुझे छोड़ने थे, बट फिर भी वो होता ना अंदर की, हाँ आ रहे हैं 10 क्वेश्चन भी, तो थोड़ी खुशी होती। तो वो खुशी मेरे को कम हुई थी हिस्ट्री के पेपर में अपने, क्योंकि मैंने बहुत सारी डेट छोड़ दी थी। पर हाँ, पॉल साइंस के पेपर में उतनी खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने मुझे जो वो 50 क्वेश्चंस में से हमें जो 10 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं और 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो जो 10 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं उनमें से मुझे बहुत सारे आते थे। तो ऐसे एक अपने मन की खुशी भी हो जाती है कि भाई अभी अभी हम बोर्ड्स का पेपर दे के आए हैं, वो सब्जेक्टिव था इतना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा पोर्शन उसका सब्जेक्टिव था, वो भी हमें आता था, और ऑब्जेक्टिव जो ये हमारा सीयूईटी आ रहा है ऑब्जेक्टिव है, और हमें ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है, तो एक ही साथ दोनों की प्रिपरेशन करते हुए चलो। अब यूँ नहीं है कि आप अभी बोर्ड्स के लिए ज़्यादा सब्जेक्टिव पे फोकस कर रहे हो, फिर आपको जो 2 या 1 महीने मिलेंगे उसमें आप अच्छे से उसको कवर करने की दोबारा से किताबें पूरी खोल के देखोगे, नहीं। अभी आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, इसमें आप वो बॉक्सेस और जो डेट्स हैं और जो आपके जैसे न्यूमेरिकल हो गए
और फॉर्मूलाज हो गए, उन सबको माइन्यूटली कवर करते हुए चलो कि बाद ना हो, क्योंकि बाद में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 2 महीने बोलने में बड़े लगते हैं, पर इसकी प्रोसेस इतनी लंबी है ना, सीयूईटी की फॉर्म भरने में ही हमारे कई सारे दिन निकल जाते हैं, तो उसमें आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। तो आप अपने ही अभी जो आपका मेन ये टाइम चल रहा है ना बोर्ड्स का, इसी में ही अच्छे से करते हुए चलो। अगर किसी ने ड्रॉप लिया है सीयूईटी के लिए, तो वो उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप तो फुल फोकस सीयूईटी पे कर रहे हो। तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलो, ऑब्जेक्टिवली हर चीज़ को करते हुए चलो, थोड़े प्रैक्टिकल वे में, यूनियन थियोरटिकल वे में हर चीज़ को रटो या रोट लर्निंग करो, क्रैम करो हर चीज़ को नहीं। अपने आराम आराम से अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऑब्जेक्टिवली हर चीज़ को कवर करो। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो आईबी मतलब इंटरनेशनल बोर्ड या फिर आईसीएससी बोर्ड से बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या सिलेबस होगा। तो देखो, सिलेबस सबके लिए सेम है, एनसीईआरटीज ही आती हैं। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए इजी रह जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बोर्ड, बहुत सारे क्या मतलब सारी स्टेट बोर्ड्स में और सीबीएसई में तो एनसीईआरटीज ही फॉलो होती हैं, तो उनके लिए इजी पड़ जाता है। उनको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होती है उस सिलेबस को दोबारा से रिवाइज करने के लिए, क्योंकि उनको अपने बोर्ड्स देने के बाद सिर्फ उन बुक्स को एक बार उठा के रिवाइज करना होता है। आईसीएससी बोर्ड वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनको वो बुक दोबारा से नहीं पढ़नी है, उनको वो बुक रिवाइज नहीं करनी है, उनको वो बुक पहली बार पढ़नी है अपने पेपर देने के बाद, अपने बोर्ड्स के पेपर देने के बाद। तो हाँ, आपके लिए ये जो 2 महीने मिलेंगे बहुत टफ होंगे, आपको बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ को करना होगा। बट हाँ, फिर से मैं सलाह दूंगी कि जो आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, वैसे वो थोड़े ज़्यादा हमसे चतुर होते हैं दिमाग में सीबीएसई बोर्ड वालों से, क्योंकि वो ना चीज़ों को जानते हैं कि हमको कैसे चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करना है, ऑब्जेक्टिवली कवर करना है। मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ सीबीएसई बोर्ड वालों को या स्टेट बोर्ड वालों को, बट हाँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो आईसीएसई बोर्ड से है और उनका मेरे से दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, और वो मुझे बताते हैं कि उन्होंने कैसे अपनी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उनको सिर्फ 2 महीने या 1.5 महीने, 1 महीने में कवर करा है। उन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिवली कवर करा है अपने दोस्तों के, उससे बता रही हूँ मैं। तो आपको क्या करना है ना, एक बुक को एक बार तो हर एक चैप्टर की रीडिंग लगा लो, मतलब ब्रीफ रीडिंग लगा लो, कि आपको पता लग जाए कि चैप्टर में है क्या क्या और क्या क्या इसमें चीज़ें कवर हो रही हैं। फिर वो एक रीडिंग के बाद आपको पता लगेगा कि इसमें अच्छा ऑब्जेक्टिव पार्ट इतना कवर हो रहा है, इतनी इसमें साइट्स का नाम बताया हुआ है, इतने इसमें डेट्स का नाम बताया हुआ है, और फिर आपको ये पता लगेगा। तो उसको आप सेकेंड बारी जब आप उसको रीड करोगे ना, तो उसमें हाईलाइटर अपने हाथ में ले लेना, पेंसिल पेन जो भी आपने हाथ में ले लेना, फिर साथ में शॉर्ट नोट्स बनाना, और उन डेट और उन साइट्स को जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं उनको कवर करते हुए चलना। साथ में एक साइड में कॉपी ले लेना और सबको कवर करते हुए चलना। और फिर उसकी, अगर आपके पास टाइम है तो मतलब पेपर से पहले 2-3 दिन में, फिर उसके बाद उसकी थर्ड रीडिंग लो, कि आपको ये हो कि हाँ, पहली बार मैंने पढ़ा था, पहली बार में मुझे इसका क्रक्स पता लग गया था कि इस चैप्टर में ये है। सेकेंड बारी में आपने उसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें थी, वो कवर कर ली। अब थर्ड बारी में आप उन दोनों चीज़ों को जोड़ रहे हो, ठीक है ना। तो आपको एक अच्छे वे में, एक ऐसे वे में कि हाँ, आपको एक स्टोरी लाइन में, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें भी याद हुई हैं और आपने उसको ऑब्जेक्टिव भी बना लिया। तो इस वे में आपको उन बुक्स को पढ़ना है। सो हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड्स का, और उन्होंने सोच लिया है कि वो सीयूईटी देने के लिए ड्रॉप लेंगे। सो मेरी उनसे सलाह यही होगी, भाई देखो, ये मेरी पर्सनल सलाह है, ऐसे मत मानना कि सभी यही आपको बोलेंगे, बट मैं ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि आप मतलब ड्रॉप मत दो, एक बार पेपर दे के देख लो। भले ही मतलब आप पेपर दे रहे हो, वहाँ पे आपको टफ लग रहा है, बट फिर भी एक बार आप दे लो। मैं ये कहूँगी कि ये चांस मत छोड़ो, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मेरे बैच में भी जो सोच रहे थे ड्रॉप लेने का, बट उन्होंने नहीं लिया, और वो इस मौके को अपना सच्ची में गोल्डन मौका मानते हैं कि उन्होंने ड्रॉप नहीं लिया, और वो इतने अच्छे कॉलेज में आ गए हैं। तो पेपर का कुछ नहीं पता होता, सामने वो ईजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है, तो आप एक बार दे के देख लो। अब ये भी हो सकता है कि जो देना चाह रहा है इस बार, उसके आगे टफ पेपर आ जाए, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है, बट फिर भी वो दे रहा है ना, और आप छोड़ने की सोच रहे हो, और जो आपका स्लॉट और बैच आया उसमें इजी पेपर आने वाला हो, तो ऐसा नहीं करना है। आप दे देना, एक बार पेपर दे के देख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखते हैं, भगवान पे भरोसा रखो, देखते हैं फिर क्या होगा। बट हाँ, मैं इस बार बोलूँगी, जो भी 2024 में बच्चे हैं जो बोर्ड्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट में एग्ज़ाम दे दे, ज़रूर दे दे, मेरी सलाह यही रहेगी।
और बस इस वीडियो में आपको मैं यही बताना चाह रही थी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारा इसका पैटर्न कवर कर लिया था कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्या टाइम फ्रेम होता है इसका। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इसका सिलेबस क्या होता है और आप एग्ज़ाम देना चाहिए CUET का या नहीं देना चाहिए। अभी अगर आप 12th क्लास में हैं तो, या 12th क्लास की बोर्ड दे रहे हैं तो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बोर्ड्स, CUET दोनों के लिए। और आप सब कर लेंगे, आप मेरे जूनियर्स हैं, ज़रूर करेंगे, आप डरिएगा मत। और अगर आप मेरे साथ के ही हैं और आपने अगर ड्रॉप ले रखा था CUET के लिए, तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, आपका एडमिशन इस बार ज़रूर हो जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से पूरे खुले दिमाग से एग्ज़ाम देना। कुछ इतनी हाइप नहीं बनी हुई है कि इतना ज़्यादा एक टफ एग्ज़ाम आएगा, इतना बड़ा एग्ज़ाम आएगा। बल्कि पिछली बार का जो मेरा एग्ज़ाम था, मुझे वो अपने पर्सपेक्टिव से बहुत इजी लगा था, मतलब इतना टफ नहीं लगा था वो। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक करके आई, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने इंग्लिश के क्वेश्चन में इंग्लिश के पेपर में मैंने 2 क्वेश्चंस वैसे गलत कर दिए कि मुझे लगा मैंने वो टिक कर दिया, बल्कि मैंने दूसरा ऑप्शन टिक कर दिया था। तो मैंने ऐसे सिली मिस्टेक करी है, वरना मुझे एग्ज़ाम बहुत ईजी लगा था। और इस बार तो हमारे NDA के चेयरमैन ने खुद बोल दिया है कि वो जो हमारा CUET का एग्ज़ाम है वो मॉडरेट बनाएंगे। मॉडरेट का मतलब वो ना टफ और ना इजी, उनके बीच में कहीं बनाएंगे। तो इस बार तो उन्होंने खुद ही कह दिया है, क्योंकि पिछली बार टफ एग्ज़ाम दिया था, मुझे पिछली बार का इजी लगा था। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार का मॉडरेट पेपर आएगा, तो आप आराम से कर लेंगे इसको। तो कोई डरने की बात नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।